दोस्तों, स्वागत है आपका आरजीएस स्टडी में। आज हम लेकर चल रहे हैं 7.2 के पहले 15 सवाल। तो आइए इन्हें एक तरफ से हल करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ समझ लेना होगा। तो यहाँ पर हमें इस सवाल में पहचानना क्या होगा। कुछ नहीं है सवालों में, वैसे तो सवाल बहुत आसान है, लेकिन पहचानना हमें क्या होगा कि हमें यह पहचानना है कि जिस चीज को हम या फिर जिस पोर्शन को, सवाल के जिस पोर्शन को टी मान रहे हैं हम, उसका अवकलन इसी सवाल के अंदर कहीं ना कहीं होना चाहिए। जैसे कि हम इस सवाल में से कोई सा भी एक सवाल ले लेते हैं। मान लिया कि सवाल नंबर 4 ले लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 में हमारे पास क्या है? सवाल नंबर 4 है साइन एक्स और साइन कोस एक्स। जब हम इसमें देखेंगे, यदि हम इस कोस एक्स को टी मान ले अपने माइंड में, इस कोस एक्स को टी मान ले, तो कोस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स, जो कि सवाल में पहले से रखा हुआ है। इसी प्रकार से किसी भी सवाल में ले लेंगे आप, तो उसमें उस पोर्शन का जो तुमने टी माना है अवकलन पहले से रखा हुआ होगा। जैसे सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। सवाल नंबर 2 में मान लिया कि हमने, अगर हम एक्स को टी मानते हैं, एक बार तो ये मानो कि हम एक्स को टी मानते हैं, तो एक्स को टी मानने के बाद कभी भी log एक्स नहीं आएगा, इसलिए हम एक्स को टी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा? टी log एक्स। जब log एक्स को टी मानोगे तो log एक्स का क्या होता है? 1/x, जो कि सवाल में पहले से है। इसी प्रकार से कोई सा भी सवाल ले लीजिए आप, सभी सवालों में पहले सवाल की बात करते हैं तो 1 + x² है। 1 + x² को जब टी मानेंगे हम, तो 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, जो कि ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये भी टी मान कर होगा। किसी भी सवाल को देख लीजिए, इसमें ले लेंगे हम, तो इसमें भी ये होगा x² + x + 1 का क्या हो जाएगा? ये 2x + 1 हो जाएगा। आप चाहो तो यहां से 2 कॉमन लेकर ये भी 2x + 1 कर सकते हो। इसका मतलब है कि इसका अवकलन यहां पर रखा हुआ है बाहर, तो हमें टी कौन सा मानना पड़ेगा? ये वाला। इसके विपरीत यदि आप सोचते हो टी ये क्यों नहीं माना, तो यदि हम इसे टी मानते हैं तो 4x + 2 का क्या हो जाता है? 4x, जो कि 4x कहीं पर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 4x का हो जाएगा केवल 4, तो 4 तो एक कांस्टेंट है, ये तो आने वाला नहीं है इससे। जबकि हम टी कौन से को मानते हैं? उस पोर्शन को टी मानते हैं जिसका कि पहले से ही सवाल में अवकलन रखा हो। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए और इससे आगे चलते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 2x / 1 + x²। सवाल कोई ज्यादा बड़े नहीं है, 2-2, 3-3 लाइन के सवाल है। यहां से हो जाएगा हमारे पास 2x / 1 + x² dx, समाकलन के रूप में इसे लिख लेंगे। ये हम पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। तो अभी बताया था कि हमें उस पोर्शन को टी मानना है जिस पोर्शन का कि पहले से इस सवाल के अंदर अवकलन रखा हुआ है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर की इस सवाल का अवकलन नहीं होगा। यदि ऐसा कोई सवाल होता है तो इसका मतलब है कि वो इस प्रश्नावली का सवाल ही नहीं होगा, मतलब प्रतिस्थापन के द्वारा हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 2x / 1 + x² में 1 + x² को टी मान लेते हैं। माना 1 + x² = टी। 1 + x² को टी मानेंगे तो 1 का हो जाएगा 0। x² का कितना होता है? अवकलन करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिसको टी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो x² का 2x और dx = dt हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2x dx पहले से है सवाल में, 2x dx ही हमें प्राप्त हुआ है। 2x dx के स्थान पर क्या रख देंगे? dt। तो सवाल का कौन सा रूप हमें प्राप्त होगा? I बराबर ये 2x dx इस सब के स्थान पर आ जाएगा dt, तो ये बचा 1/t, क्योंकि इसे हम पहले ही t मान चुके हैं। ये बचेगा 1/t और dt। अब इसका सीधा सीधा समाकलन कर देंगे। 1/t का समाकलन क्या होता है? 1/t का होता है log t, और प्लस कांस्टेंट के रूप में c जोड़ देंगे। t की वैल्यू जो भी हमने माना था, t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। जब यहाँ पर t की वैल्यू पुट करोगे तो log 1 + x² हो जाएगा। इसी प्रकार से पहले सवाल का समाकलन होगा।
तो आगे चलते हैं, अगले भी सवाल इसी तरीके से होंगे, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, log x का होल स्क्वायर अपॉन x और dx। इसका मैंने अभी बताया था आपको कि यदि x को t मानते हो तो log x नहीं आने वाला, इसलिए log x को t मानेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि log x t किसको मानना है, t मानना है हमें log x को। log x को t मानेंगे, log x का होता है 1 अपॉन x dx बराबर dt। ये यदि यहाँ मल्टीप्लाई में हम 1 कर लें इस प्रकार से, तो ये 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx को हटाकर उसके स्थान पर लगा देंगे dt, और इसे हमने t मान लिया है, ये बचेगा t स्क्वायर। तो सवाल का रूप क्या होगा आपके सामने, सवाल का रूप होगा इस log x के स्थान पर है t स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx पूरे के स्थान पर आ जाएगा dt। इस प्रकार से इतना छोटा ये सवाल हो जाएगा। t की घात 2 को x की घात n के फॉर्मूले से हल कर देंगे, इसका समाकलन करेंगे, t की घात 3 बटा 3 कांस्टेंट के रूप में c जोड़ देंगे, t की घात 3 का मान रखेंगे, 1 बटा 3 अलग कर लेते हैं, और t का मान है यहाँ पर हमारे पास log x, और ये घात 3 सेम रहेगी, कांस्टेंट c जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 2 हल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3, 1 अपॉन x प्लस x log x। इस प्रकार के सवाल में हमें कुछ पहले सोचना होगा। मान लिया कि हम इस पोर्शन को t मान लेते हैं, यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि x कोई सा भी पोर्शन मान लो तुम, यदि हम x को t मानते हैं तो x का तो 1 होगा, 1 सवाल में है, लेकिन ये फिर कहाँ जाएगा, तो ये नहीं माना जाएगा t। यदि हम इस पोर्शन में से x को t मानते हैं, log x को t मानते हैं, तो log x का होता है 1 अपॉन x, जबकि यहाँ पर 1 अपॉन x कहीं है नहीं, क्या है 1 अपॉन x प्लस x log x है पूरा। और आगे यदि हम log x को t मानते हैं, x log x पूरे को भी t मानते हैं, तब भी नहीं आता है। तो यहाँ पर पहले एक लाइन हमें बढ़ानी होगी, वो लाइन क्या होगी, 1 अपॉन x यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 बचेगा, प्लस x log x में से जब x कॉमन ले लिया है तो log x यहाँ बचेगा dx। आगे करेंगे 1 अपॉन x, 1 प्लस log x में से यदि हम इस पूरे पोर्शन को t मान लेते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा, और log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, जो कि हमारे पास अब उपलब्ध है। तो इस प्रकार से हम नीचे वाले में 1 प्लस log x पूरे को t मान लेंगे। 1 प्लस log x में t माना है तो 1 का 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं 0 को हटा देता हूं। log x का 1 अपॉन x dx बराबर dt, 1 अपॉन x dx हमारे पास उपलब्ध है। तो जो हमारे पास उपलब्ध है वो ही हमें उसके स्थान पर, पूरे के स्थान पर dt रख देना है। रखते हैं, यहाँ पर सोचेंगे 1 अपॉन x को तो t मान लिया है, तो 1 अपॉन t हो जाएगा, ये 1 अपॉन t हुआ, और ये 1 अपॉन x dx इसके स्थान पर आ जाएगा dt। तो हमारा सवाल हुआ पहले सवाल की तरह, और आंसर हो जाएगा 1 अपॉन t का log t प्लस कांस्टेंट के रूप में c जोड़ेंगे, t का मान रखेंगे, t का मान है हमारे पास 1 प्लस log x। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 3 हल हो जाएगा। सवाल नंबर 4, साइन x, फिर साइन और ब्रैकेट में cos x dx। आई बराबर करके लिख लेंगे इसे। मान लेते हैं तो यहां पर cos x बराबर t, cos x का होता है माइनस साइन x, और dx बराबर dt। हमें दिखाई दे रहा है कि सवाल के अंदर कहीं माइनस है नहीं, तो जो चीजें हमें प्राप्त नहीं है या सवाल में दी नहीं गई है, उसमें से उस चीज को dt के तरफ ले जाते हैं। तो यहां से माइनस जो होगा वो dt की तरफ जाकर साइन x dx, यहां पर है हमारे पास साइन x dx, और बराबर हो जाएगा माइनस का dt। मतलब माइनस के चिन्ह को हम dt की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें सवाल में कहीं भी प्राप्त नहीं है। सवाल में पहुंचेंगे अब,
तो सवाल इस टाइप का रूप धारण करेगा कुछ, साइन एक्स, साइन कोस एक्स, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स दोनों हट जाएंगे, इसके स्थान पर माइनस डी टी आ जाएगा, माइनस का चिन्ह यहां लगा देता हूं और डी टी को इधर लिख देता हूं। बचा क्या, साइन कोस एक्स, तो ये साइन बचा और कोस एक्स को ऑलरेडी हम टी मान चुके हैं, तो ये साइन टी हो जाएगा। अब माइनस ऐसे ही रहेगा, साइन टी का क्या होता है माइनस कोस टी, साइन टी का समाकलन होता है माइनस कोस टी, तो ये प्लस का कोस टी हो जाएगा। समाकलन कांस्टेंट जोड़ देंगे, समाकलन कांस्टेंट। आगे कोस और टी की वैल्यू रख देंगे, कोस और टी की वैल्यू है कोस एक्स प्लस सी, तो इसका आंसर हो जाएगा कोस एक्स प्लस सी। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 हल हो जाता है। साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 5 है। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि साइन ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी दिया है यहाँ पर, यदि ये और ये वाले सेम ना होकर कुछ और होते तो फिर ये सवाल इस प्रश्नावली का नहीं था, मतलब फिर हम इसे टी मानकर नहीं कर सकते। यदि ये साइन ए एक्स प्लस बी, ये कोस सी एक्स प्लस डी या अन्य कुछ भी होता जैसा ये है वैसा ना होता तब, तो फिर टी मानकर ये सवाल नहीं होता। यहाँ पर यदि हम कोस को टी मानते हैं तो कोस का साइन आ जाता है, और साइन को टी मानते हैं तो साइन का कोस आ जाता है। इसका मतलब है जिसे चाहो आप टी मान सकते हो, यहाँ पर कोई प्रतिबंध किसी भी वैल्यू पर नहीं है। जौन से पोर्शन को आप टी मानो उसे मान सकते हो, क्योंकि साइन से कोस प्राप्त हो जाएगा, कोस से साइन प्राप्त हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर डायरेक्ट मान लेते हैं, मानेंगे साइन ए एक्स प्लस बी और इसे मान लेंगे टी। साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन का हो जाएगा कोस और ए एक्स प्लस बी। लेकिन हमने साइन एक्स, इसे पढ़ते हैं हम साइन एक्स, मतलब पूरे को साइन एक्स पढ़ रहे हैं, साइन एक्स का कोस एक्स कर दिया है, लेकिन जो हम एक्स पढ़ते आ रहे हैं वो एक्स नहीं है यहाँ पर। तो जो साइन एक्स के अलावा कुछ भी होता है तो उसके अवकलन से और गुणा यहाँ पर करनी पड़ेगी। साइन एक्स का कोस एक्स हुआ, लेकिन एक्स नहीं है तो इसका अवकलन यहाँ पर और करोगे, ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए का ए रहेगा कांस्टेंट है और एक्स का 1 हो जाएगा, और बी है, बी अकेला कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और डी एक्स बराबर डी टी। लेकिन हमारे पास उपलब्ध है कोस ए एक्स प्लस डी डी एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। ये इतना पोर्शन फालतू है, जो चीजें नहीं होती हैं सवाल में दी हुई उन्हें उधर ले जाते हैं डी टी की तरफ। तो कोस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स बराबर 1/a इधर आ जाएगा, 1/a dt। इस प्रकार से हमें सवाल प्राप्त हो जाएगा। अब सवाल हो जाएगा इस रूप में, इसे टी मान लिया है हमने, इसे टी मान लिया, और ये cos ax प्लस बी डी एक्स, cos ax प्लस बी डी एक्स, इसकी जगह 1/a और dt आ जाएगा। मैंने 1/a को बाहर लिख दिया है और dt को अंदर लिख दिया है सब गुणा में ही, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। 1/a कांस्टेंट है, ऐसा ही रहेगा, और t का क्या होता है, t² प्लस c कांस्टेंट जुड़ जाएगा। यहाँ पर 1/2a और t का मान रख देंगे, t का मान हमारे पास साइन, और ये स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे, ax प्लस b प्लस c। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 हमारा हल हो जाएगा। सवाल नंबर 6, अंडररूट ax प्लस b और dx। यहाँ पर आपको t मानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, यदि आप चाहें तो मान सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यह सवाल इस रूप में बन जाएगा, ax प्लस v की घात 1/2 और dx, जो कि पहली प्रश्नावली में सवाल थे उसी टाइप का सवाल बन जाएगा। इस पूरे को हम x पढ़ेंगे, जब इसे x पढ़ लो, चाहे मान लिया कि इसे हम t पढ़ेंगे, t की घात 1/2 हो जाएगा, और t की घात 1/2 का t की घात 3/2 होता है, और जिसे t मानते हैं उसके अवकलन से भाग दे देते हैं। आप चाहो तो मान भी सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस b की घात
एक घात और जुड़ेगी, तो 1/2 में एक घात और जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, और बटा 3/2। लेकिन हम जिसे अपने मन में टी मानते चल रहे हैं, ax प्लस बी की घात 1/2 को x की घात 1/2 पढ़ा है, तो उसका अवकलन से और डिवाइड करना पड़ेगा। ax प्लस बी का भी क्या था, क्या हो जाएगा, a गुणा 1, गुणा 1 को लिखो या ना लिखो, ये ही रहेगा, ये 2 ऊपर पहुंचेगा, 2/3a और ax प्लस बी की घात 3/2 प्लस कांस्टेंट के रूप में c ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 6 हल हो जाएगा। सवाल नंबर 7, समाकलन x अंडर रूट x प्लस 2 dx। जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, अंदर वाले को t मानते हैं तो बाहर वाला नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि x प्लस 2 का x 1 हो जाएगा, और 1 तो बाहर मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसका मतलब है यहाँ पर बाहर वाले को t मानने से अंदर वाला नहीं आता है, और अंदर वाले को t मानने से बाहर वाला नहीं आता है। तो आप जिसे चाहे उसे t मान सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए आप अंडर रूट वाले को ही t मानना, इससे आसान कुछ नहीं होगा। यदि आप बाहर वाले को t मानेंगे तो फिर कठिन होगा। यहाँ पर सवाल इस रूप में बन जाएगा, ये हम इसे t मानते हैं, अंडर रूट x प्लस 2 बराबर t मानेंगे। जब इस वर्गमूल को उधर ले जाओगे तो x प्लस 2 बराबर t स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे अवकलन। अब इसका अवकलन करोगे तो ये x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, dx बराबर dt, t स्क्वायर का क्या होगा 2t, t स्क्वायर का 2t और dt। इस प्रकार से 1 dx, 1 की मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई अंतर नहीं पड़ता है, मतलब dx बराबर 2t और dt हो जाएगा, ये 2t dt मान रखते हैं। अब सवाल अब क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा है सवाल में। क्या नहीं बचा है, एक तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हमने इसको तो पूरे को माना है t, तो इसके स्थान पर तो हमारा आ जाएगा t, लेकिन ये x बचा की बार, क्योंकि x dx हमें प्राप्त ही नहीं हुआ, और जब ये x बचा तो x का मान आप यहां से निकालेंगे। x का मान जब आप यहां से निकालेंगे तो x का मान जो हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा कुछ, x बराबर t स्क्वायर माइनस 2, मतलब ये 2 प्लस का इधर जाकर माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास x के स्थान पर इतना रखना है हमें अब, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है t स्क्वायर माइनस 2, और इसे हम पहले ही t मान चुके हैं, और यह है dx, dx के स्थान पर भी आ जाएगा 2t और dt बराबर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहले से ही t स्क्वायर माइनस 2 और इसकी पहले मल्टीप्लाई आपस में कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर dt बराबर, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t की घात 4 माइनस 2 दूनी 4 t की घात 2 dt। इस रूप में कुछ सवाल प्राप्त हो जाएगा। मान रखेंगे, जब मान रखेंगे हम तो 2 तो कॉन्स्ट मान नहीं रखेंगे, अब समाकलन करेंगे, डायरेक्ट समाकलन करेंगे तो 2 का 2, t की घात 4 का t की घात 5 बटा 5 माइनस 4 दूनी 4 का 4 रहने देंगे फिलहाल, t की घात 2 का 3 बटा 3 और प्लस कांस्टेंट के रूप में c ऐड कर देंगे। यहां पर हमारे पास 2/5 है और ये t की घात 5 है। जब t की घात यहाँ पर 5 है और हमारे पास है ये t और इसकी घात 5 करेंगे हम ऐसे, तो इधर भी इसकी घात कितनी हो जाएगी 5। तो इसका मतलब है कि t की घात 5 का जो होगा वो अंडर रूट x प्लस 2 की घात 5 हो जाएगा, माइनस 4/3, और यहां पर भी अंडर रूट x प्लस 2 की घात, ये 3 है तो 3 रहेगा, और प्लस c कांस्टेंट के रूप में जोड़ देंगे 2/5, और ये वाली घात को जो अंडर रूट है इसे 1/2 करके इस प्रकार से आप लिख सकते हो 5, और बटे में ये 1/2 पहुंचेगी तो 5/2 हो जाएगी। इसी प्रकार से 4/3, और ये भी हो जाएगी x प्लस 2 की घात 3
और ये अंडर रूट हटकर बटा 2 हो जाएगा और प्लस सी। इस प्रकार से हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। ये सवाल कौन सा था दोस्तों? 7वां सवाल था। 7वां सवाल आपके सामने हल हो चुका है। सवाल नंबर 8 करेंगे। सवाल नंबर 8 है हमारे पास x और ब्रैकेट के अंदर 1 + 2x²। ये सवाल है 8वां सवाल हल करेंगे। i बराबर x और अंडर रूट 1 + 2x² dx। यहां पर भी कंडीशन यही दी है, लेकिन यहां पर बाहर पावर 1 है x की और अंदर पावर 2 है, तो ये थोड़ा सा चेंजिंग दिया है। मान लिया 1 + 2x² बराबर t। 1 का 0 हो जाएगा, 2x² का 4x हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा और 4 को ले जाएंगे बटे में। x dx बराबर 1/4 dt। इस प्रकार x dx हमें प्राप्त हो जाएगा। हल करेंगे, जब आगे मान रखेंगे इसके, तो ये x dx के स्थान पर तो आ जाएगा 1/4 dt। ये बचा, और इसको क्या माना है हमने? पूरे को t माना है, तो ये अंडर रूट t बचेगा। बाकी ये है 1/4 और dt। मैंने 1/4 को बाहर ले लिया है, बराबर 1/4। ये अंडर रूट t है, t की घात कितना हो जाएगा? 1/2 और dt 1/4। t की घात 1/2 का होता है, t की घात 3/2 प्लस सी। 2 से चाहो तो 4 को 2 बार काट सकते हो। आगे हो जाएगा 1/2 × 6 और t की जगह t की वैल्यू रखेंगे। t की वैल्यू है हमारे पास 1 + 2x² और घात 3/2 ये है, प्लस सी। इस प्रकार से सवाल नंबर 8 हमारा हल हो जाएगा। सवाल नंबर 9 4x + 2 और अंडर रूट x² + x + 1 dx। इस प्रकार से सवाल दिया है। अब यदि इसे t मानते हैं तो अंडर रूट तो नहीं आएगा, इसलिए ये तो t मानना ही नहीं है बिल्कुल भी। t केवल यही मानना है, मानेंगे t x² + x + 2। लेकिन इससे पहले एक बात और बता देता हूं मैं। इसे t मान लीजिए मनीमन। जब इसे t मानेंगे तो x² का 2x और x का 1 हो जाएगा, मतलब 2x + 1 होगा, जबकि 2x + 1 हमारे पास यहाँ है नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? ये 2x बचेगा और ये 1 बचेगा, और ये x² + x + 1 dx। अब t मानेंगे तो 2x + 1 हो जाएगा इसका, क्योंकि x² का 2x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा ये। अब t मानेंगे x² + x + 1 बराबर t। x² का 2x, 1 का x का 1 और 1 का 0 हो जाएगा। 1 का 0 हो जाएगा, उसे लिखेंगे नहीं। dx बराबर dt। हमारे पास है 2x + 1 dx। 2x + 1 dx इन दोनों के स्थान पर तो आ जाएगा dt। बाकी बचा ये, इसे t मान लिया तो अंडर रूट t हो जाएगा ये। इसका मतलब सवाल क्या बचा हमारे पास? सवाल जो बचा वो बचा अंडर रूट और समाकलन 2 का 2 रहेगा। इस पूरे के स्थान पर आ जाएगा dt और बचा क्या? ये पोर्शन, इसको हमने मान लिया है t, मतलब अंडर रूट t बचा। इसका अभी समाकलन हमने किया था। अंडर रूट t का होता है t की घात 3/2 और बटा 3/2। इससे पिछले सवाल में क्या था? अभी वहां से देख सकते हो, पीछे से पावर लगाकर ये 2 ऊपर जाकर 4 होगा और बटे में 3 रहेगा, मतलब 4/3 और t की जगह t की वैल्यू रखेंगे, जो कि हमने t की वैल्यू मानी थी x² + x + 1 की घात 3/2 प्लस c। इस प्रकार से सवाल नंबर 9 हमारा हल हो जाएगा। 1/x - √x और dx। इतना छोटा सवाल है, देखने में छोटा है लेकिन थोड़ा बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी कॉमन कुछ नहीं है। तो आगे इसमें मानने के लिए क्या करते हैं, हम इस पूरे में से अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लेते हैं और x में से अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे तो अंडर रूट एक्स ही बचेगा। ये तो आप इंटर में है तो इसकी हैसियत के अनुसार तो इतना समझते हो गए।
क्योंकि एक्स में से जब अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे तो अंडर रूट एक्स बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा और डी एक्स। अब यदि टी मानता हूं मैं, यदि इस पूरे को टी मानता हूं तो अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स, 2 को बटे में ले आएंगे कोई बात नहीं, और यहाँ पर 1 का हो जाएगा 0, तो यहीं से टी मान लेंगे। लेट अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी, अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। यदि आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो अवकलन आपको समझना पड़ेगा, 1 का 0 हो जाएगा और डी एक्स बराबर डी टी। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि 1/√x dx है, जो कि 1/2√x dx, तो 2 को उधर में मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, इधर 1/x dx, 1/x dx है हमारे पास बराबर 2 और dt हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/√x dx के स्थान पर 2 dt रखा जाना है। तो सवाल का रूप कुछ ये हो जाएगा, सवाल ये बनेगा समाकलन 1/√x dx, तो हटी जाएंगे, 1/t बचेगा क्योंकि इसे t मान लिया है, 1/t और dt, लेकिन ये 2 dt है तो 2 को बाहर ले लेंगे। अब करेंगे 2 का 2 और 1/t का होता है log t प्लस c, 2 का 2 log और t का मान रखेंगे, t का मान अंडर√x माइनस 1 प्लस c। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 हमारा हल हो जाएगा। 11वां सवाल है x बटे x प्लस 4 का अंडर रूट। नीचे वाले पूरे पोर्शन को टी मान लेते हैं क्योंकि इसमें तो कोई शर्त दी नहीं है। यदि हम नीचे को टी मानते हैं, x को टी मानते हैं, इस पूरे को टी मानते हैं, तो x का 1 हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा, मतलब x तो आने वाला नहीं है। और यदि ऊपर के को टी मानते थे, नीचे वाला नहीं आता है, तो इस प्रकार के सवाल में तो हम पूरे पोर्शन को नीचे को टी मानते हैं। x प्लस 4 बराबर टी, जब यहाँ से वर्ग हटाओ, वर्ग मूल हटाओगे तो उधर जाकर वर्ग हो जाएगा। x प्लस 4 बराबर टी स्क्वायर, यहाँ से इस वाले ऊपर के x का मान निकालेंगे, तो इसमें अवकलन करने से पहले मान निकाल लेते हैं। इस टाइप के सवाल में जब अवकलन से पहले मान निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस 4। अब हमारे पास x की वैल्यू निकल चुकी है, लेकिन जिसे हम t मानते हैं उसका अवकलन भी करना जरूरी है, और इसका अवकलन करोगे तो x का तो dx हो जाएगा। ये ऐसे मानो कि x का 1 dx हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है 1 लिखना, और टी स्क्वायर का 2t और dt और 4 का 0 हो जाएगा, तो उसे छोड़ देंगे। अब हमारे पास dx है, dx ये है, dx के स्थान पर इतना रख देंगे। सवाल इस टाइप से हो जाएगा कुछ, देखो ये बचा, x के स्थान पर x की वैल्यू रखो, टी स्क्वायर माइनस 4 बटे इस पूरे को हमने क्या मान लिया है t, और गुणा में dx के स्थान पर 2 dt रखो, 2t और dt, t से t कट जाएगा, तो हमारे पास बचा ये 2 और ये वाला पोर्शन, मतलब 2 को बाहर ले लेंगे, ऐसा कांस्टेंट है, टी स्क्वायर माइनस 4 यहाँ वैल्यू बचेगी, और dt यहीं से समाकलन कर देंगे, 2 का 2 रहेगा, t की घात 3/3 हो जाएगा, और माइनस 4 का क्या हो जाएगा 4 और x, इतना ही रहेगा, 2 रहने देंगे, चाहो तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2/3 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2/3, टी के स्थान पर टी का मान रखेंगे, और टी का मान है हमारा x प्लस 4 का अंडर रूट, x प्लस 4 का अंडर रूट, लेकिन यहाँ पर घात दिए 3 तो इस 3 को यहाँ पर लगा देंगे, माइनस 4 दूनी 8 और x प्लस c, नहीं यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 4 का x ना होकर 4t होगा। क्यों? क्योंकि हम जो समाकलन कर रहे हैं वो t के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए 4 और 4x के स्थान पर 4t होगा। जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं वो ही यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर x ना होकर t है, t की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट x प्लस 4 और कांस्टेंट हो जाएगा c, यहाँ पर भी कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ये 2/3 और ये x प्लस 4 की घात, ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब 1/2 है, और 3 में गुणा करोगे 1/2 की तो 3/2 हो जाएगा, माइनस 8 अंडर रूट x प्लस 4 और प्लस c। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 11 हल हो जाएगा। तो यह है x³ माइनस 1 की घात 1/3
और इंटू एक्स की पावर 5 dx। इस सवाल में भी यदि बाहर वाले को टी मानते हैं अंदर वाला भी नहीं आता है, और अंदर वाले को टी मानते हैं तो बाहर वाला भी नहीं आता है। तो इसमें भी थोड़ी सी एक लाइन बढ़ा लेते हैं, और एक लाइन बढ़ाने में करना कुछ नहीं है खास, केवल और केवल x की घात 3 अंदर है तो इसको x की घात 3 के रूप में डिवाइड कर लेना है। मतलब x की घात 3 और x की घात 2, 5 को अलग अलग इस प्रकार से लिख लेंगे। x की घात 5 को x की घात 3 और x की घात 2 कर लेंगे। अब यदि हम इसे t मानते हैं x की घात 3 माइनस 1 को, तो x की घात 3 माइनस 1 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर आ जाएगा, और x की घात 3 का मान यहां से निकाल लेंगे, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखो, लेट i बराबर x की घात 3 माइनस 1 बराबर t माना है। यहां से x की घात 3 इसे t माना है हमने, तो इसकी वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x की घात 3 बराबर t और इधर आकर +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अब यहां से अवकलन करेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर और dx बराबर dt और 1 का 0 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 3 सवाल में कहीं नहीं है, तो 3 को बटे में ले जाएंगे। x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा 1/3 और dt। अब इसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे तो सवाल हो जाएगा हमारे पास समाकलन। इसको तो हमने t मान लिया पूरे को, जब इसे t मान लिया तो t की घात 1/3 हो जाएगा, t की घात 1/3, और बाकी x की घात 3 के स्थान पर ये रखा जाएगा t माइनस 1, तो t प्लस 1, इसके स्थान पर t प्लस 1 रख देंगे x की घात 3 के स्थान पर, और x स्क्वायर dx इसके स्थान पर 1/3 और dt रख देंगे। इस प्रकार से सवाल ये रूप धारण कर लेगा। आगे 1/3 समाकलन, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t की घात 1/3 ये है, 1 ये मानी जाएगी। बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो t की घात 1/3 प्लस 1 हो जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो t की घात 1/3 ही रहेगा, और dt। इन दोनों घातों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा t की घात 3 × 3 और 1 4/3 प्लस t की घात 1/3 और dt। अब इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे तो 1/3 और t की घात 4/3 का हो जाएगा t की घात 4/3 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3 और बटा 7/3, और प्लस t की घात 1/3 का हो जाएगा t की घात 4/3 बटा 4/3 और प्लस c। t का मान रखेंगे, 3 यहां से कॉमन लेकर 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास, आप चाहो तो 1/3 और बटे में इससे यहां से भी 3 कॉमन ले सकते हैं, या ऐसा मानो कि ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां से भी 1/3 कॉमन लेकर ये कट जाएगा 3 से 3, तो हमारे पास सवाल बचेगा t की वैल्यू रखकर, t की वैल्यू हमारे पास ये, t की वैल्यू x की घात 3 माइनस 1 की घात 7/3 और प्लस यहां से वैल्यू रखेंगे x की घात 3 माइनस 1 की घात 4/3 और प्लस c। ये यहां से इसके बटे में 7 बचा, यहां से इसके बटे में 4 बचा, क्योंकि ये कट चुका है। बाकी आ गया ये सेम उतर जाएगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नीचे से मैं आपको बताऊं तो नीचे वाले पोर्शन ये बचेगा x की घात 3 माइनस 1/7 को इधर ले लेंगे इसे, और की घात 7/3 प्लस ये बचेगा 1/4 और x की घात 3 माइनस 1 की घात 4/3 प्लस c। इस रूप में हमारा 11वां सवाल प्राप्त हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर 13 है हमारे पास, x स्क्वायर बटा 2 प्लस 3x की घात 3 और dx, 3x की घात 3 उसकी भी होल घात 3 और dx। यह है सवाल नंबर 13, x स्क्वायर बटा 2 प्लस 3x की घात 3 की होल घात 3 dx।
इस प्रकार के सवाल में देखो नीचे वाले को यदि टी मान लेते हैं तो ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा 3 तिया 9 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 का 0, 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर देखना है केवल, 9 तो बटे में पहुंच जाएगा, 9 कांस्टेंट है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर होना है, एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो इस सवाल को मान लेंगे, सवाल को मानेंगे 2 + 3 एक्स की घात 3 टी, और जब इसे टी मानेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, 3 एक्स की घात 3 का हो जाएगा 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। हमारे पास 9 सवाल में कहीं नहीं है तो 9 को बटे में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/9 इधर आकर और dt। अब एक्स स्क्वायर dx तो हमारे पास है, एक्स स्क्वायर dx के स्थान पर ये रख देंगे। सवाल हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा, आई बराबर इसके स्थान पर तो आ जाएगा dt 1/9 dt, ये बचा नीचे वाला 1/t, ये बचा 1/t, लेकिन ये घात 3 लगी हुई है तो 1/t की घात 3 बचेगा, और ये 1/9 dt, 1/9 को बाहर ले लेंगे, dt यहाँ पर रहेगा, 1/9 ऐसे ही रहने देंगे, t की घात 3 को ऊपर लाकर माइनस की t की घात -3 कर लेंगे। जब इसे बोलेंगे तो 1/9 इसका समाकलन करना है, और इसका समाकलन कितना होगा, t की घात -2/-2 प्लस c। या ऐसे कह सकते हो 1/9 दूनी 18, t के स्थान पर t का मान रखेंगे, t का मान है 2 + 3 x की घात 3 और इसकी घात -2 प्लस c। चाहो तो इसे नीचे लाकर प्लस की कर सकते हो, -1/18 और 2 + 3 x की घात 3 की घात 2 नीचे आकर प्लस की हो जाएगी और प्लस c। इस रूप में भी इस सवाल को हम कर सकते हैं। सवाल नंबर 14, यह है 1/x log x का होल पावर m। सवाल है 1/x log x की होल पावर m। यहाँ पर हम log x को t मान लेंगे सीधा सीधा, क्योंकि log x का 1/x प्राप्त हो जाएगा, तो कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। इस सवाल को तो आसानी से तुम कर सकते हो। 1/x log x, इसे नहीं 1/x नहीं, केवल log x को t मानेंगे। log x को t मानोगे तो log x बराबर t, log x का होता है 1/x dx बराबर dt, जो कि हमारे पास प्राप्त है 1/x dx 1/x dx। ये सवाल का रूप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आई बराबर समाकलन, ये 1/x हट जाएगा, ये बचेगा 1/log x को t मान लिया, t की पावर m बचेगा, और 1/x dx के स्थान पर आ जाएगा dt। तो ये सवाल इतना सा हो जाएगा। इसे ऊपर लेकर आओगे तो t की पावर -m हो जाएगा, और t की पावर -m का करेंगे तो t की पावर -m + 1 बटे -m + 1 कांस्टेंट c जोड़ देंगे। चाहो तो इसे नीचे लाकर चेंज कर सकते हो, तो ये माइनस का नहीं 1 बटा इसे 1 -m कर लो, चाहो तो ऐसे 1/1 -m और t की पावर भी 1 -m हो जाएगी। नहीं, t का मान रख देंगे यहाँ पर, पूरे log x की पावर ही कर देंगे 1 -m, t का मान रखकर log x और उसकी पावर 1 और माइनस का m प्लस c। इस सवाल को इस रूप में भी लिख सकते हो तुम कि इसे माइनस का कॉमन लेकर यहाँ से m-1 हो जाएगा ये, और ये 1/log x की पावर ये भी m-1 हो जाएगी प्लस c। इस रूप में भी ये सवाल हल हो जाएगा। सवाल नंबर 15 करते हैं। सवाल नंबर 15 और आज की वीडियो का लास्ट सवाल है। यदि इन सभी सवालों में कुछ आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सवाल नंबर ये, जो भी सवाल नंबर हो आपके समझ नहीं आया हो तो उस सवाल में नंबर डालकर और ये बताकर कि सवाल नंबर इतने में उस लाइन का हमें समझ नहीं आया है, या फिर उस सवाल को आप दोबारा बता दीजिए। आप कमेंट में करेंगे तो मैं अगली वीडियो में उस सवाल को कवर कर दूंगा आपके लिए। तो सवाल नंबर 15 होगा हमारे पास। सवाल नंबर 15, x बटा 9 - 4x² dx। ये सवाल है हमारे पास, x बटा 9 - 4x² dx। इसमें भी कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है, नीचे वाले को टी मान लेंगे, ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। नीचे वाले को टी मानोगे
9 माइनस 4x² को, तो ये हो जाएगा 9 का 0 हो जाएगा, 4x² का माइनस क्या 8x हो जाएगा, dx बराबर dt। लेकिन हमारे पास तो x dx है, तो x dx ये है तो सही, जब x dx है तो 8 को बटे में ले जाओ, x dx बराबर माइनस का 1/8 इधर आ जाएगा, और dt x dx को हटाकर उसके स्थान पर माइनस का 1/8 dt रख देंगे, बाकी नीचे वाले को t मान लिया है। तो सवाल क्या हो जाएगा, i बराबर ये 1/t बचा, क्योंकि 1/t ये तो पूरा हट ही जाएगा x dx, तो x dx के स्थान पर आ जाएगा माइनस का 1/8 और dt, माइनस 1/8 dt। समाकलन करेंगे तो माइनस का 1/8 ऐसे रहेगा, 1/t का log t हो जाएगा, प्लस c माइनस 1/8 log t के स्थान पर t का मान रख देंगे, log का log और t का मान है 9 माइनस 4x² प्लस c। इस प्रकार हमारे प्रश्नावली 7.2 के पहले 15 सवाल हल हो जाते हैं। अगले जितने भी सवाल है प्रश्नावली 7.2 में वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। यदि इसमें कहीं समझ नहीं आया है तो आप बता सकते हैं, अगली वीडियो आपको कल प्राप्त होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, सब कुछ समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो से आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।